नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 12 जून 2019 और 13 जून 2019 वाले क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2024 एडिशन फॉलो कर रहे हैं जो कि अभी तक का लेटेस्ट एडिशन है। इसमें 2018 से 2023 तक के क्वेश्चंस मौजूद हैं। इस पर लिखा हुआ है 16,950 प्लस। तो हमारे सेंटेंसेस की जो सीक्वेंस है वो इस एडिशन के हिसाब से है। किसी दूसरे एडिशन में या किसी दूसरी किताब में ये सेंटेंस किसी और सीक्वेंस पर भी हो सकते हैं। तो आप इस एग्ज़ाम के नाम और डेट के हिसाब से इन सेंटेंसेस को, इन क्वेश्चंस को अपने वाले एडिशन में, अपनी वाली किताब में ढूंढ लें। इसके अलावा जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं उसको पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के फ्रंट पेज से आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी इन क्वेश्चंस को पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है आज की वीडियो का पहला सेंटेंस जो कि एक फिल इन द ब्लैंक है। हमें इस ब्लैंक को फिल करना होता है अपनी ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग के आधार पर, अपनी वोकैबुलरी की समझ के आधार पर, और जिस कंटेक्स्ट में, जिस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए ये लिखा गया है उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को समझने के आधार पर। समझ जरूरी है। अगर हम उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को समझ पाते हैं, जिस मीनिंग को कन्वे करने के लिए सेंटेंस लिखा गया है, तो हम ये भी समझ पाते हैं कि कौन सा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वर्ड उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को फुलफिल करेगा, सेटिस्फाई करेगा। देखिए सेंटेंस लिखा हुआ, व्हेन यू वांट टू एक्सपेंड योर वोकैबुलरी द बेस्ट थिंग टू डू इज टू रिलेट ए नॉन वर्ड विद एन। फिर एक ब्लैंक आपको दिया गया है, उसके बाद लिखा हुआ है वन एंड गेस द मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट। ठीक है, समझ लेते हैं। व्हेन क्लोज लगाई गई है, व्हेन यहाँ पर कंजंक्शन की तरह काम करेगा और व्हेन क्लोज लगाई गई है एक सिचुएशन, एक टाइम को रिफर करने के लिए कि जब आप ऐसा करें तो ऐसा कर लें। व्हेन यू वांट, तो व्हेन क्लोज जो है इसको इंटरप्रेट कर लेते हैं। यू यहाँ पर प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। वांट यहाँ पर मेन वर्ब है जो कि ट्रांजिटिव वर्ब कही जाती है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया टू एक्सपेंड। 2 + V1, ये एक इन्फिनेटिव लगा हुआ है। इन्फिनेटिव जैसे कि आपको पता है नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। जब वर्ब का एट्रीब्यूट चेक किया तो देखा कि एक्सपेंड खुद एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है जो कि अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगी और योर वोकैबुलरी इस एक्सपेंड ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर व्हेन क्लोज खत्म हो जाती है। कोमा लगाया जाना चाहिए था, नहीं लगा है, कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। द बेस्ट थिंग टू डू इज टू रिलेट ए नॉन वर्ड। तो द बेस्ट थिंग, ये पूरी फ्रेज आप एक साथ पढ़ेंगे। थिंग यहाँ पर नाउन हो गया, बेस्ट हो गया इसके लिए एडजेक्टिव और द लगा है आर्टिकल। ये जो पूरी की पूरी नाउन फ्रेज है द बेस्ट थिंग, ये सब्जेक्ट है इस दूसरी वाली क्लोज का, इस मेन क्लोज का। ये हो गई सब्जेक्ट। अब ये टू डू फिर से एक इन्फिनेटिव लगा है 2 + V1 की फॉर्म में, और ये इन्फिनेटिव लगाया गया है इस थिंग को रिफर करने के लिए। तो इस इन्फिनेटिव को कहूंगा मैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, इन्फिनेटिव है, तो इसमें हमने डू को जब चेक किया तो हमने पाया कि डू यहाँ पर इंट्रांजिटिवली यूज हुई है। डू के बाद आप देखेंगे तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है। एक्चुअली में ये होता इस तरह से है कि डू अपने ऑब्जेक्ट के रूप में उस नाउन को ही ले लेता है जिस नाउन के लिए वो इन्फिनेटिव लिखा गया है। तो डू को सिमेंटिकली आप ट्रांजिटिवली कहेंगे, ट्रांजिटिवली यूज हो रही है। मीनिंगफुली ये एक ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज हुई है, लेकिन सिंटैक्टिकली अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है। तो आप ये कह सकते हैं कि डू ट्रांजिटिव वर्ब है अगर हम उसके मीनिंग पर ध्यान दें, क्योंकि डू ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो इसका ऑब्जेक्ट थिंग ही होगा। थिंग को ही करने की बात की जा रही है। सिंटैक्टिकली इसको इंट्रांजिटिव कहा जा सकता है, स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको इंट्रांजिटिव कहा जा सकता है। सिमेंटिकली ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट हो रहा है वो थिंग जिसके लिए पूरा इन्फिनेटिव आया है। ये हो गई आपकी सब्जेक्ट फ्रेज, ये लग गया उसके लिए एडजेक्टिव। इस यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए और कॉम्प्लीमेंट के रूप में फिर से एक इन्फिनेटिव लगा है 2 + V1। इस इन्फिनेटिव का ये जो वर्ब है रिलेट, जब इसको चेक किया तो हमने पाया कि ये खुद एक ट्रांजिटिव वर्ब है। उस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद लिखा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट आ नॉन वर्ड। वर्ड नाउन हो गया, नॉन हो गया उसके लिए एडजेक्टिव, हो गया आर्टिकल। अब देखिए रिलेट जब हम यूज करते हैं रिलेट वर्ब का तो हम उसके साथ विद प्रीपोजिशन यूज करते हैं। रिलेट समथिंग विद समथिंग, तो रिलेट ए नॉन वर्ड विद एन, जो भी यहाँ पर आना है। तो यहाँ पर हमने विद प्रीपोजिशन लगाया और उसके बाद जो भी लिखा जाएगा वो उस विद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर एक आर्टिकल लगा है, यहाँ पर वन रिफर कर रहा है किसी वर्ड को, वर्ड की बात हो रही है ना,
तो वन यहाँ पर किसी वर्ड को रिफर कर रहा है। अब यहाँ पर जो भी वर्ड आना है वो एडजेक्टिव होना है जो कि इसको मॉडिफाई कर सके। अननेसेसरी और इसेंशियल दोनों ही आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। किसी अननेसेसरी या नेसेसरी वर्ड को हम नॉन वर्ड से, देखिए सेंटेंस का अगर आप मीनिंग समझने की कोशिश करें तो कहा यह जा रहा है कि अगर आप अपनी वोकैबुलरी को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो किसी नॉन वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से रिलेट कीजिए और उस दूसरे वर्ड के बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ये दूसरा वर्ड क्या होना चाहिए, अननेसेसरी या नेसेसरी, ये तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट ही हो गए। अनक्लियर वर्ड को आप रिलेट क्यों करेंगे, जो वर्ड क्लियर ही नहीं है उसको रिलेट कैसे कर पाएंगे। यहाँ पर आना चाहिए अनफेमिलियर। अनफेमिलियर का मतलब होता है अननोन। तो कहा आपसे ये जा रहा है कि किसी नॉन वर्ड को किसी अननोन वर्ड से रिलेट कीजिए और कंटेक्स्ट की हेल्प से जो है मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए। और आप ऐसा अक्सर करते हैं। अगर आप किसी स्टेटमेंट को पढ़ें, किसी सेंटेंस को पढ़ें, तो उसमें हो सकता है एक दो वर्ड का मीनिंग आपको ना पता हो, लेकिन बाकी शब्दों का मीनिंग पता होने की वजह से फिर भी आप उस सेंटेंस के मीनिंग को समझ जाते हैं। कैसे समझते हैं, आप सारे सेंटेंस को पढ़ते हैं, जो उसमें से एक या दो वर्ड अननोन है, अनफेमिलियर है, जिसके बारे में आप नहीं जानते, उसका मीनिंग आप कंटेक्स्ट से दूसरे शब्दों से रिलेट करके पता लगाते हैं। तो उसी सिचुएशन को यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर आ जाएगा अनफेमिलियर वर्ड। एंड फिर उसके बाद कंजंक्शन लगा है। कंजंक्शन के द्वारा दो इन्फिनेटिव को जोड़ा जा रहा है, टू रिलेट को और टू गैस को। टू कॉमन ले लिया, वो पहले लिखा गया, बाद में लिखने की जरूरत नहीं। गैस खुद एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद लिखा है उसका ऑब्जेक्ट मीनिंग। इसके बाद लिखा हुआ है फ्रॉम प्रीपोजिशन, फ्रॉम प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया। फ्रॉम लगाते हैं हम किसी सोर्स या ओरिजिन को रिफर करने के लिए, जहाँ से मीनिंग निकल जाएगा, मीनिंग कंटेक्स्ट से निकल जाएगा। तो कंटेक्स्ट हो गया उसका सोर्स या ओरिजिन, तो हमने फ्रॉम प्रीपोजिशन लगा दिया। 113 का तीसरा ऑप्शन सही है, ये हो गया आपका सेंटेंस। 114 पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू। देखिए इन ऑर्डर टू की जो स्ट्रक्चर है पर्पज या इंटेंशन को रिफर करने के लिए लगाई जाती है। इन प्रीपोजिशन होता है, इस स्ट्रक्चर में इन प्रीपोजिशन की तरह काम करता है। उस प्रीपोजिशन के बाद लिखा होता है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर लिखा होता है 2 + V1, एक इन्फिनेटिव जो कि इस ऑर्डर के लिए ही लगाया जाता है। ये जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है, इन ऑर्डर टू, और फिर यहाँ पर कोई चूंकि इन्फिनेटिव है तो कोई बेस फॉर्म में कोई वर्ब आएगी, इन चारों में से कोई एक आएगी। इन ऑर्डर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये जो पूरी स्ट्रक्चर है ये इंटेंशन या पर्पस को रिफर करने के लिए लगाई जाती है। आप जो भी यहाँ पर कर रहे हैं मेन क्लोज में, उसको करने की आपकी इंटेंशन क्या है, उसको करने का आपका पर्पस क्या है। तो यहाँ पर कोई ऐसा एक्शन लिखा जाना है, कोई ऐसी वर्ब लिखी जानी है जो कि इसका इंटेंशन या पर्पस रिफर करती हो। इन ऑर्डर टू अडेयर टू ए न्यू प्लेस यू मे नीड टू एडजस्ट टू द वेज ऑफ दैट कल्चर। देखो अगर आप इस वाली क्लोज को देखेंगे, यहाँ तक तो हो गई है इन ऑर्डर टू। यहाँ पर देखिए कोई भी ऐसी वर्ब होगी, ध्यान से समझिए मेरी बात को, कि किस तरह से हम सेंटेंस के कंटेक्स्ट से, उसकी स्ट्रक्चर से और उसके मीनिंग से पता लगाते हैं कि इस ब्लैंक में क्या आना है। तो कोई यहाँ पर कोई एक ऐसी वर्ब आनी है जो कि इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब होती यहाँ पर ब्लैंक में कोई, तो ऑब्जेक्ट लिखा होता, लेकिन लिखा क्या है, टू, और टू है एक प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद लिखा है इसका ऑब्जेक्ट अ न्यू प्लेस। ठीक है, तो यहां पर कोई ऐसी वर्ब आनी है जो कि इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब हो, और इंट्रांजिटिव में भी वो वर्ब हो जिसके साथ टू प्रीपोजिशन आता हो, कोलोकेटिव वर्ड जो हो टू हो, यानी कि एक ऐसी इंट्रांजिटिव वर्ब जिसके साथ हम टू प्रीपोजिशन लगाते हो। और फिर ये जो एक्शन होगा, ये पर्पस होगा, इंटेंशन होगा इसका। अब अगर आप इस क्लोज को समझने की कोशिश करें, जो मेन क्लोज एक ही क्लोज है, यू आपका प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मे हो गई, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब होती है मोडाल, पॉसिबिलिटी को रिफर कर रहा है, नीड एक मेन वर्ब है, और यहाँ पर ट्रांजिटिवली यूज हुई है, और ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया टू एडजस्ट, यानी कि 2 + V1 एक इन्फिनेटिव। और ये एडजस्ट जो है इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिवली भी यूज हो जाती है, इंट्रांजिटिवली भी यूज हो जाती है। यहाँ पर इंट्रांजिटिवली यूज हुई है, इसलिए इसके बाद ऑब्जेक्ट ना आकर लिखा है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद लिखा है उसका ऑब्जेक्ट द वेज ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट हो गया दैट कल्चर। ये प्रीपोजिशन फ्रेज इसके लिए हो गई। अब ध्यान से देखेंगे, यू मे नीड टू एडजस्ट टू द वेज ऑफ दैट कल्चर।
इसी मीनिंग को अगर आप समझते हैं तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो वर्ड आनी है वो अडॉप्ट होनी है। भाई किसी कल्चर या किसी सिचुएशन या किसी सर्कमस्टांसेस के हिसाब से एडजस्ट करना या खुद को चेंज करना या किसी दूसरे को चेंज करना, यही तो अडॉप्ट वर्ब का मीनिंग है। तो यहाँ पर आपकी वर्ब हो गई अडॉप्ट, और एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ टू प्रीपोजिशन आता है। बाकी के ऑप्शन पर भी अगर ध्यान देते तो अडोप्ट और अवॉइड दोनों ही ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इनके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो ये तो स्ट्रक्चर के हिसाब से आप हटा देते। अडेयर की अगर हम बात करें तो अडेयर का मीनिंग बिल्कुल अलग होता है। अडेयर का मतलब होता है टू स्टिक फर्मली टू समथिंग, और ये समथिंग में भी कोई प्लेस या कोई पर्सन नहीं होता जिससे आप फर्मली स्टिक होने की बात कर रहे हैं। अडेयर वर्ब के मीनिंग के द्वारा वो समथिंग कोई आइडिया हो सकता है, कोई आइडियोलॉजी हो सकती है, ठीक है, कोई कल्चर हो सकता है, कोई नॉर्म्स हो सकता है, कोई प्रिंसिपल हो सकता है, कोई बिलीफ हो सकता है, ठीक है, कोई रिलीजन हो सकता है, कोई रिलीजियस प्रैक्टिस हो सकती है। इस तरह की चीजें होती हैं जिनसे आप अडेयर करते हैं, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू अडेयर टू ए न्यू प्लेस, यहीं पे गलत हो जाता मीनिंग। तो अगर अडेयर लगा देते आप, अडेयर का मतलब होता है टू स्टिक फर्मली टू एन आइडिया, आइडियोलॉजी, कल्चर, नॉर्म्स, प्रिंसिपल, बिलीफ, इटीसी। इस तरह की और भी चीजें आ सकती है। आप किसी प्लेस या किसी पर्सन से स्टिक नहीं करते अडेयर में, आप किसी विचारधारा से, किसी विश्वास से, किसी कल्चर से अडेयर करते हैं, टू स्टिक फर्मली। या ऐसे लिख दो इसका मीनिंग टू बिलीव इन, टू बिलीव इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट इनमें से कोई एक होगा। ये हो गया आपका 114वां सेंटेंस। आगे चल लेते हैं 115। क्या लिखा है? फॉलोइंग डिटेल्ड डेलिब्रेशंस। फॉलोइंग यहां पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई गई है जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के फंक्शन में है। प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं हमारे एडजेक्टिव, ठीक है। डिटेल्ड डेलिब्रेशंस, डिटेल्ड डेलिब्रेशन। अब देखिए फॉलोइंग है तो एक नॉन फाइनाइट वर्ब, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब होने के साथ साथ इसमें वर्ब का एट्रीब्यूट तो रहेगा ही। भाई नॉन फाइनाइट वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गई, एडजेक्टिव के फंक्शन में तो आ गई, लेकिन वर्ब का एट्रीब्यूट इसमें है, और वर्ब है ये ट्रांजिटिव नेचर की। जब हमने वर्ब का एट्रीब्यूट चेक किया तो हमने पाया कि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसके बाद आना चाहिए इसका ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर लिखा हुआ है फॉलोइंग का ऑब्जेक्ट जो कि है डिटेल्ड डेलिब्रेशंस। डेलिब्रेशंस नाउन हो गया और डिटेल्ड हो गया इस नाउन के लिए एडजेक्टिव। डेलिब्रेशंस का मतलब क्या होता है? देखिए डेलिब्रेशंस बना है डेलिब्रेट से, अच्छा वर्ड है इसलिए इसके मीनिंग को समझा देता हूं। डेलिब्रेशन बना है डेलिब्रेट से, डेलिब्रेट। डेलिब्रेट एडजेक्टिव जब होगा तो इसका मतलब होगा इंटेंशनल, जानबूझकर या प्लान्ड, ठीक है। जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है टू थिंक एंड टॉक केयरफुल्ली एंड सीरियसली अबाउट समथिंग, या शॉर्ट में लिखवा दूं टू डिस्कस समथिंग। टू डिस्कस इसका मतलब हो जाता है। अब डेलिब्रेट के इसी मीनिंग को यूज करते हुए डेलिब्रेट से बन जाता है डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन का मतलब होता है लॉन्ग एंड केयरफुल डिस्कशन, लॉन्ग एंड केयरफुल डिस्कशन, ठीक है। इसी मीनिंग को जो है सेंटेंस में आपने यूज करना है। तो फॉलोइंग डिटेल्ड लॉन्ग एंड केयरफुल डिस्कशन, ये डेलिब्रेशंस, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज हो गई, कॉमा से अलग हो गई, एडिशनल फ्रेज की तरह। द मीटिंग हैज बीन, उसके बाद एक ब्लैंक दिया है, फिर लगाया है टिल, प्रीपोजिशन की तरह, और प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट नेक्स्ट वीक। तो द मीटिंग तो आपका सब्जेक्ट हो गया, हैज हो गई हेल्पिंग वर्ब, बीन भी एक हेल्पिंग वर्ब है। अब देखो हैज लगाया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर्ब की स्टेट को परफेक्ट बनाने के लिए, कंप्लीशन एक्सप्रेस करने के लिए। बीन को हेल्पिंग वर्ब की तरह लगाया गया वर्ब को पैसिव मीनिंग में ले जाने के लिए, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि कोई ऐसी वर्ब यहां पर आएगी जो कि ट्रांजिटिव वर्ब हो सके, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब को ही पैसिव
फॉर्म में आप ले जा सकते हैं, क्योंकि उसी के बाद ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं पैसिव स्ट्रक्चर में लाते वक्त। तो प्रपोज तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, मीटिंग को प्रपोज तो किया नहीं जाता है, प्रपोज किसी आइडिया को, किसी प्लान को किया जाता है। एडजर्न, रिव्यूड, रिव्यू भी देखिए आउट ऑफ कंटेक्स्ट वर्ड है। ये भी किसी डॉक्यूमेंट को आप रिव्यू कर सकते हैं, किसी फाइल को आप, किसी सिचुएशन को आप रिव्यू कर सकते हैं। मीटिंग को रिव्यू करने का कोई सेंस नहीं है। अगर कैंसिल अगर हो जाती तो फिर नेक्स्ट वीक में होती कैसे? देखिए कहा क्या जा रहा है, नेक्स्ट वीक में फिर से होगी ये, तो इसका मतलब एडजर्न। एडजर्न का मतलब होता है टू पोस्टपोन समथिंग। एडजर्न का मतलब होता है टू पोस्टपोन समथिंग। और समथिंग भी कोई मीटिंग, कोई डिस्कशन या कोई इवेंट है जिसको आपने एडजर्न कर दिया। जैसे आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में क्या बोला जाता है, द कोर्ट इज एडजर्न। मतलब कोर्ट की जो हियरिंग्स है उनको एडजर्न किया जा रहा है, मतलब कि एक अगली डेट के लिए, एक अगले शेड्यूल तक के लिए उनको पोस्टपोन किया जा रहा है। एडजर्न का ऐसे ही एक और सिमिलर मीनिंग हो सकता है, टू टेक a temporary pause during meeting और डिस्कशन। ये एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग इसलिए लिखवा देता हूं मैं कि आप उस शब्दों के खेल को समझे कि किस तरह से अलग अलग शब्द मिलकर एक ही जैसे सिमिलर मीनिंग को कन्वे कर सकते हैं। आगे चलिए 116, हिमा दास। देखिए हिमा दास हमारी इंडियन एथलीट है, आप उनके बारे में जानते भी होंगे। ये रहा उनका फोटो, ये है हमारी हिमा दास। ये इनको डिंग एक्सप्रेस कहा जाता है। डिंग जो है एक टाउन है, और ये जो हिमा दास है हमारी इंडियन एथलीट, ये काधुलमुरी विलेज डिंग टाउन के पास, जो कि नागांव डिस्ट्रिक्ट असम स्टेट में है, वहाँ की रहने वाली हैं। और इनके पास ये जो ये एक नेशनल रिकॉर्ड को होल्ड करती है। उन्होंने 400 मीटर की जो रेस है वो 50.79 सेकंड में कर ली है। वापस आते हैं सेंटेंस पर। तो हिमा दास के बारे में बात हो रही है। हिमा दास द रीनिंग वर्ल्ड जूनियर स्प्रिंटर। रीनिंग का मतलब हो गया रूलिंग, मतलब वो जो फील्ड है जहां पर बाकी के रनर और रेस, वो जो डोमेन है उस डोमेन में, उस फील्ड में ये रूल करती है। ठीक है, इनसे आगे कोई नहीं है। हिमा दास द रीनिंग वर्ल्ड जूनियर स्प्रिंटर। देखो हिमा दास के बाद कोमा लगाया गया है, तो हिमा दास तो एक नाउन फ्रेज है, नाउन है, ये तो सब्जेक्ट के फंक्शन में होगा। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होने का इसका स्कोप नहीं है। कोमा लगाकर लिखा गया है एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन को, और वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन खत्म हो रही है यहाँ। उसके बाद हम हिमा दास जो सब्जेक्ट था उसका प्रेडिकेट ये लिखा है, वोन द गोल्ड इन द फेडरेशन कप। सिंपल सी स्ट्रक्चर है, इसी का समझाऊं तो द रीनिंग वर्ड जूनियर स्प्रिंटर, स्प्रिंटर बना है स्प्रिंट से। स्प्रिंट एक वर्ब होता है, और स्प्रिंट का मतलब होता है टू रन एज फास्ट एज यू कैन ओवर ए शॉर्ट टाइम, ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंस या टाइम। एक छोटे समय के लिए एक छोटी दूरी को बहुत तेजी से दौड़ना है, जितनी तेजी से आप दौड़ सकते हो स्प्रिंट करना होता है। जो पर्सन ऐसा करता है उसको स्प्रिंटर कहा जाता है। तो हिमा दास द रीनिंग वर्ल्ड जूनियर स्प्रिंटर, हु लगाया गया एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह जो एंटीसीडेंट ले रहा है स्प्रिंटर को, और ये हो गया सब्जेक्ट हमारा। अब यहाँ पर आनी है मेन वर्ब, और मेन वर्ब भी ऐसी जो ट्रांजिटिव नेचर की वो सारी की सारी मेरे ख्याल से ट्रांजिटिव ही लिखी है। लेकिन अगर आप मीनिंग को देखेंगे तो इस कंटेक्स्ट में, इस डोमेन में होल्ड यूज किया जाता है। कीप नी, प्ले नी, गेट्स नी, किसी नेशनल रिकॉर्ड को होल्ड किया जाता है। अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स भी पढ़ते होंगे, तो वहाँ पर होल्ड्स लिखा हुआ आता है। आप किसी कोई नेशनल रिकॉर्ड कोई फिजिकल थिंग नहीं है जिसको आपने गेट कर लिया, या वो कोई कीप करने की चीज नहीं है। होल्ड, इस कंटेक्स्ट में होल्ड वर्ब को यूज करते हैं। तो 116 का हो जाएगा फर्स्ट। इसीलिए मैं कहता हूं जब आप शब्दों को पढ़ें, उनके मीनिंग जाने, उनके मीनिंग समझें, तो सेंटेंसेस, उनके साथ सेंटेंसेस पढ़ा करें। ये देखा करें कि वो किस कंटेक्स्ट में, किस डोमेन में यूज होते हैं, किस तरह के प्रीपोजिशन उनके साथ आते हैं, किस तरह की स्ट्रक्चर उनके साथ लिखी जाती है। ये जानना शब्दों के बारे में जरूरी है। ये चीजें आपकी हेल्प करेंगी सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, फिल इन द ब्लैंक्स में ये आपकी हेल्प करेगा, क्लोज टेस्ट में आपकी हेल्प करेगा। आगे चलते हैं, यह है 117वां सेंटेंस। इट इज हार्ड टू कंसीव ऑफ ए मोर
यहाँ पर जो भी लिखा जाना है वो एक एडजेक्टिव होना है, क्योंकि यहाँ पर रूट नाउन लिखा हुआ है और यहाँ पर मोर लगा हुआ है एक एडवर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एडजेक्टिव ही आना है और 4 एडजेक्टिव आपको दिए हैं, चारों जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म में है और ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव हो रही है, इट मींस वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब यहाँ देख लेते हैं पूरी स्ट्रक्चर को एक बार फटाक से। इट यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया जो कि इंट्रोडक्टरी नेचर का सब्जेक्ट है, किसी और थिंग को इंट्रोड्यूस करने के लिए आया होगा और वो थिंग क्या है, वो एक एक्टिविटी है। इट यूज हुआ है टू कंसीव के लिए, तो इट सब्जेक्ट हो गया, इज हो गया लिंकिंग वर्ब, हार्ड हो गया उसके लिए कॉम्प्लीमेंट एक एडजेक्टिव के रूप में। अब ये सब सब्जेक्ट लगाया था हमने इंट्रोड्यूस करने के लिए, किसको इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाया था वो हमने यहाँ लिखा 2 + V1 कंसीव, ये लगाया गया है टू कंसीव, इस इट के बारे में बताने के लिए। कोई स्टूडेंट ये भी कह सकता है कि सर टू कंसीव हार्ड के बारे में बताने के लिए आया तो इसको एडवर्ब कंसीडर कर लो, वो भी सही कह रहा है। एक ही चीज को कई तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है कुछ सिचुएशंस में। टू कंसीव को अगर आप कहोगे कि ये इट के बारे में बताने के लिए आया है तो आप इसको एडजेक्टिव कह दोगे क्योंकि इट प्रोनाउन है, वो स्टूडेंट भी सही कह रहा है। फिलहाल टू कंसीव एक इन्फिनेटिव है जो कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है और कंसीव का मतलब होता है टू इमेजिन, टू इमेजिन या टू पुट एन आइडिया इन योर माइंड। कहीं से कुछ सुना, कुछ देखा, वहां से एक आइडिया आया, आपने क्या कर लिया, उसको कंसीव कर लिया अपने दिमाग में। ठीक है, या टू बिकम प्रेग्नेंट, टू बिकम प्रेग्नेंट, ये भी कंसीव का मीनिंग हो जाता है। तो पहले वाले मीनिंग में कंसीव को यहाँ यूज किया जा रहा है, इट इज हार्ड टू इमेजिन, इट इज हार्ड टू कंसीव। कंसीव यहाँ पर इंट्रांजिटिवली यूज हो रहा है और इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आया नहीं, ऑफ प्रीपोजिशन आया और प्रीपोजिशन के बाद लिखा है उसका ऑब्जेक्ट, अ मोर रूट। अब देखिए क्या आना है यहाँ पर, वो आप ध्यान देंगे, आप खुद से लगाने की कोशिश करें, तब तक मैं सेंटेंस की स्ट्रक्चर फटाक से समझा देता हूँ। इट इज हार्ड टू कंसीव ऑफ ए मोर ब्लैंक रूट देन द वन, देन को यहाँ पर प्रीपोजिशन की तरह लगाया गया है और प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट द वन, that this determined traveler choose to follow। that यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह लगाया गया है, रिलेटिव प्रोनाउन लगा है इस द वन के लिए और यहाँ पर ये हो रहा है ऑब्जेक्ट और दिस डिटरमाइंड ट्रैवलर, ट्रैवलर नाउन हो गया, डिटरमाइंड वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव हो गई ट्रैवलर के लिए और दिस लग गया यहाँ पर एक डिटरमिनर की तरह, दिस डिटरमाइंड ट्रैवलर चूज टू फॉलो। चूज यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद लिखा है उसका ऑब्जेक्ट टू फॉलो और फॉलो चूंकि एक खुद एक नॉन फाइनाइट वर्ब है फॉलो, तो इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया वो रिलेटिव प्रोनाउन दैट। ठीक है, ये हो गया आपके सामने स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर के साथ साथ आप उसके मीनिंग को भी समझेंगे। इट इज हार्ड टू कंसीव ऑफ ए मोर रूट देन द वन दैट दिस डिटरमाइंड ट्रैवलर चूज टू फॉलो। मैं इन चारों शब्दों के मीनिंग आपको बताने वाला हूं, उसके बाद आप खुद से लगाने की कोशिश करेंगे। देखिए, स्टिमुलेट का मतलब होता है टू मेक समवन एक्साइटेड और इंटरेस्टेड। आपने किसी पर्सन को कुछ भी करने के लिए एक्साइट कर दिया, उसको इंटरेस्टेड बना दिया, तो आपने क्या कर दिया, उसको स्टिमुलेट कर दिया। यहाँ पर अच्छा वर्ड है, बार बार वोकैबुलरी में इस तरह के वर्ड आते रहते हैं, देख लेते हैं। स्टिमुलेट, स्टिमुलेट ये है हमारा, इसका मतलब होता है टू मेक समवन इंटरेस्टेड और एक्साइटेड। ये इसका मतलब हो जाएगा टू मेक समथिंग ग्रो, डेवलप, टू मेक नहीं कोज, कोज लिखूं मैं यहां पर तो ज्यादा सही है। टू कोज समथिंग टू ग्रो, डेवलप और बिकम एक्टिव। आप किसी प्रोसेस को, आप किसी थिंग को स्टिमुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसको ग्रो या डेवलप या एक्टिव होने के लिए कुछ कर रहे हैं। स्टिमुलेट का मतलब ये हो गया। फिर क्या वर्ड था आपका, क्या स्टिमुलेट यहाँ आना है? क्या कोई रूट ऐसा था जो स्टिमुलेट कर रहा था, एक्साइट कर रहा था, इंटरेस्टेड कर रहा था उसको? डैशिंग देखते हैं। डैशिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव इन स्टाइलिश वे। आप किसी पर्सन को देखकर अगर आप डैशिंग कह रहे हैं तो आप उसको क्या कह रहे हैं, अट्रैक्टिव कह रहे हैं। अट्रैक्टिव इन अ कॉन्फिडेंट
एक्साइटिंग और स्टाइलिश वे। स्टाइलिश वे, क्या डैशिंग यहां पर आना है? क्या रूट वो ऐसा था जो कि डैशिंग था, बहुत ही जो है स्टाइलिश था, वो अट्रैक्टिव था? ऐसा भी नहीं है। डोंटिंग, डोंट मुझे यहां पर सही वर्ड लगता हुआ दिखाई देता है। डोंट का मीनिंग है, डोंट का मीनिंग है टू मेक समवन फ्राइटेंड, टू मेक समवन फील फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का मतलब डर, क्या? डराना। फ्राइटेंड का मतलब होता है डराना, FRIGHTENED। और वरीड, ठीक है, टू मेक समवन फील फ्राइटेंड और वरीड। तो यहां पर यह कहा जा सकता है कि वो रूट ऐसा था जो कि डोंट कर रहा था, डोंटिंग रूट। देखिए यहां पर सारे के सारे जो वर्ड लगे हुए हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल लगे हुए हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में मैं आपको एक बात बता चुका हूं कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं वो एडजेक्टिव के रूप में जिस नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो नाउन ही उनका डूअर होता है। ये उस नाउन ने वो चीज की होती है, वो काम किया होता है। तो रूट ने डोंट किया, ठीक है, रूट क्या कर रहा था? डोंट कर रहा था, डरा रहा था, वो डरावना रूट था। इस तरह के मीनिंग को कन्वे किया जा रहा है यहाँ पर। प्रोवोकिंग, प्रोवोकिंग वर्ड के बारे में देखिए, अच्छा वर्ड है प्रोवोक। प्रोवोक वर्ब का अगर मैं मीनिंग आपको समझाऊं तो प्रोवोक का मतलब होता है टू मेक समवन एग्री, टू मेक समवन, और टू मेक अ पर्सन और एन एनिमल। आप किसी एनिमल को भी प्रोवोक कर सकते हैं। टू मेक अ पर्सन और एन एनिमल, और एन एनिमल एंग्री, या टू कॉज ए रिएक्शन, टू कॉज अ रिएक्शन। किसी रिएक्शन को कॉज कर दिया आपने किसी भी तरीके से, तो आपने क्या कर दिया? प्रोवोक कर दिया। और रिएक्शन भी ऐसा जो कि नेगेटिव हो, कोई नेगेटिव रिएक्शन को प्रोवोक आपने अगर कॉज कर दिया तो आपने उसको क्या कर दिया? प्रोवोक कर दिया। तो सारे के सारे वर्ड जो है यहाँ पर इस मीनिंग को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, डोंट वर्ड इस मीनिंग को ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो रूट चूज किया गया है वो डॉन्टिंग है, ठीक है। 117 का थर्ड। 118 की बात कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है? चार्ली चैपलिन्स राइज टू फेम पैरेलल द ग्रोथ ऑफ द हॉलीवुड मूवीज इन द फर्स्ट डिकेड्स ऑफ द सेंचुरी। चार्ली चैपलिन्स राइज, ये हो गया पजेसिव, ये हो गया पजेशन, अपोस्ट्रोफी एस लगा है, पूरी की पूरा जो फ्रेज हो गया, ये हो गया नाउन, और ये हो गया आपका सब्जेक्ट। टू फेम, टू प्लस V1, V1 नहीं है, सॉरी, ये टू यहां पर प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया। फेम उस लेवल को, उस स्टैंडर्ड को, या सोसाइटी में उस पोजीशन को रिफर करने के लिए लगाया गया है जहां पर राइज होकर चार्ली चैपलिन पहुंच गए। चार्ली चैपलिन राइज टू फेम, टू दैट लेवल, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लग गया। पैरेलल यहां पर हो गया मेन वर्ब जो कि ट्रांजिटिवली यूज हुई है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद लिखा है उसका ऑब्जेक्ट। तो यहां पर द आर्टिकल, और यहां पर ग्रोथ हो गया नाउन, और यहां पर लगाया जाएगा कोई एडजेक्टिव। क्या एडजेक्टिव आएगा जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। ऑफ, किसकी ग्रोथ की, किसकी ग्रोथ को पैरेलल किया? चार्ली चैपलिन के राइज ने हॉलीवुड मूवीज की जो ग्रोथ हुई। प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया, ये प्रीपोजिशन फ्रेज लग गई ग्रोथ को रिफर करने के लिए, हैंस वाई ये हो गई एडजेक्टिव फ्रेज इन प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद वो ड्यूरेशन लिखी है द फर्स्ट डिकेड्स, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑफ फिर से प्रीपोजिशन आ गई, डिकेड्स को रिफर करने के लिए सेंचुरी, ऑफ द सेंचुरी, मतलब जिस स्पेसिफिक सेंचुरी को रिफर किया जा रहा है, इन द फर्स्ट डिकेड्स ऑफ द सेंचुरी। ऑफ द सेंचुरी प्रीपोजिशन फ्रेज होगी, डिकेड को रिफर करने के लिए एडजेक्टिव फ्रेज होगी। तो यहां पर क्या आना चाहिए? स्लगिश ग्रोथ ऑफ हॉलीवुड मूवीज। देखिए स्लगिश का मतलब होता है ऑपरेटिंग एंड मूविंग मोर स्लोली देन यूजुअल। यूजुअल स्पीड जो होती है किसी भी चीज की, किसी भी प्रोसेस की, अगर उस यूजुअल स्पीड से मोर स्लोली कोई काम कर रहा है तो उसको स्लगिश कहते हैं। SLUGGISS, स्लगिश का मतलब हो गया ऑपरेटिंग एंड मूविंग
more slowly than usual। तो क्या वो स्लगिश ग्रोथ की बात की जा रही है? हॉलीवुड मूवीज की ग्रोथ स्लगिश ग्रोथ थी, जिसको चार्ली चैपलिन के राइज ने पैरेलल किया। उस देखिए पैरेलल वर्ब की तरह यूज हुआ है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से हॉलीवुड मूवीज की ग्रोथ हुई है, हॉलीवुड मूवीज की जो ग्रोथ है, उसी के पैरेलल में, उसी हिसाब से चार्ली चैपलिन की जो राइज है उसके उनकी ग्रोथ हुई है। उनके स्टेटस में, उनके फेम में उसी तरह से ग्रोथ हुई है। जैसे जैसे हॉलीवुड मूवीज में ग्रोथ होती गई, वैसी उनके फेम में, उनके स्टेटस में ग्रोथ होती चली गई। तो क्या स्लगिश ग्रोथ थी हॉलीवुड मूवीज की? नहीं, अपोजिट मीनिंग हो गया। एक्सप्लोसिव सही हो जाएगा। देखिए प्रोग्रेस, एक्सप्लोसिव क्यों सही हो जाएगा? प्रोग्रेस तो वैसे ही गलत है, क्योंकि ग्रोथ का मतलब तो खुद प्रोग्रेस है। अब एक ही जैसे मीनिंग को रिफर करने के लिए हम उसको एडजेक्टिव क्यों लगाएंगे? भाई ग्रोथ का खुद का मतलब एक प्रोग्रेस है, ग्रोथ एक प्रोग्रेस को रिफर करता है, तो उसी सेम मीनिंग को मॉडिफाई करने की जरूरत क्या है, और उसी सेम मीनिंग के एडजेक्टिव से? तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, लॉजिकली नहीं है। डिलेड भी नहीं होगा, डिलेड का मतलब भी लेट ही होता है। स्लगिश और डिलेड एक ही जैसे सिमिलर मीनिंग को कन्वे करते हैं। एक्सप्लोसिव की मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए एक्सप्लोसिव बना है एक्सप्लोड से, एक्सप्लोसिव बना है एक्सप्लोड से। एक्सप्लोड का मतलब होता है विस्फोट होना। अगर मैं आपको दिखाऊं ये फोटो, तो इसको आप क्या कहेंगे? एक्सप्लोजन। इसको कहा जाता है एक्सप्लोजन। यहां पर किसी का घर एक्सप्लोड हो गया, यहां पर किसी का स्मार्टफोन एक्सप्लोड हो गया, इसे कहा जाता है एक्सप्लोड होना, या इसे कहा जाएगा एक्सप्लोजन। तो एक मीनिंग तो एक्सप्लोडिंग का यहीं से निकल के आता है। एक मीनिंग तो एक्सप्लोजिव का हो गया एबल टू एक्सप्लोड, एबल टू एक्सप्लोड। दूसरा एक मीनिंग और है इसका जिसको एक्सप्लोसिव रिफर कर देता है, और वो है वेरी लार्ज एंड क्विक। एक्सप्लोसिव का मतलब हो जाता है वेरी लार्ज एंड क्विक। तो यहां पर एक्सप्लोसिव ग्रोथ की बात की गई है। जिस तरह से वो लार्ज और क्विक ग्रोथ हॉलीवुड मूवीज में भी, उसी तरह से उनके फेम में भी वो ग्रोथ हुई। तो यहां पर सही वर्ड आ जाएगा एक्सप्लोसिव। डिलेड भी यहां नहीं आना था। डिलेड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर लगी है आपके सामने, और डिलेड बना है डिले से। डिले एक वर्ब होती है, डिले एक वर्ब होती है, एडजेक्ट सॉरी, डिले एक वर्ब होती है, और इस डिले वर्ब का मीनिंग हो जाएगा टू कॉज समवन और समथिंग टू बिकम स्लो और लेट। टू कॉज समवन और समथिंग टू बिकम लेट और स्लो। कोई चीज हो रही थी, आपने उसको स्लो कर दिया, उस प्रोसेस को स्ले कर दिया, आपने क्या कर दिया, उस प्रोसेस को डिलेट कर दिया। कोई पर्सन कुछ कर रहा था, आपने उस पर्सन को स्लो कर दिया, आपने उस पर्सन को डिलेट कर दिया। ठीक है, तो वापस आते हैं हमारे सेंटेंसेस पर। ये हो गया 118, इसका है दूसरा ऑप्शन सही। आगे चल लेंगे। 119 क्या लिखा हुआ है? आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड डैट आई हैव नॉट बीन ब्लैंक। आपको दिया हुआ है, इन प्रीपोजिशन लगाई गई है, इन डूइंग वट एवर वाज नीडफुल फॉर बिल्डिंग अप दियर करेक्टर। आई हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, एम हो गया यहाँ पर लिंकिंग वर्ब, सेटिस्फाई हो गई एडजेक्टिव, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल की तरह एडजेक्टिव लग रहा है यहाँ पर, और आई सब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्वाइट लग गया एडवर्ब सेटिस्फाई के लिए। क्वाइट का मतलब होता है ऑलमोस्ट कंप्लीटली या एब्सोल्युटली। डैट, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड डैट, कंजंक्शन लगाया गया एक रिलेटिव इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए, फिर आई लगाएगी सब्जेक्ट, डैट आई हैव नॉट बीन, हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट एडवर्ब लग गया, बीन यहाँ पर मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रही है क्योंकि यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है, और उसके बाद लिंकिंग वर्ब के बाद कोई एडजेक्टिव आ जाएगा जो कि कॉम्प्लीमेंट होगा इस वाले आई सब्जेक्ट का। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट यानी कि एडजेक्टिव भी ऐसा आना है जिसके साथ आप इन प्रीपोजिशन को इस्तेमाल करते हो। प्रीपोजिशन लगा दिया तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। चूंकि हमारे पास वर्ब थी तो हमने ऑब्जेक्ट को जिरेंट फॉर्म में लिखा उसको नाउन बनाने के लिए। ये व्हाट एवर का मतलब होता है एनीथिंग व्हाट, एनीथिंग व्हाट या एवरीथिंग व्हाट।
एक रिलेटिव प्रोनाउन के सिमिलर फंक्शन में ये होता है। तो व्हाट एवर जो है कंजंक्शन भी हो गया, प्रोनाउन भी हो गया, सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट हो गया, वाज हो गई, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब, नीडफुल फिर से कॉम्प्लीमेंट लग गया एडजेक्टिव के रूप में इस सब्जेक्ट के लिए, और फॉर पर्पस को बताने के लिए लग गया एक प्रीपोजिशन के रूप में, और उस पर्पस, वो पर्पस क्या है, बिल्डिंग अप देयर कैरेक्टर। फोर प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आना था, चूंकि वर्ब थी तो हमने जेरेंट फॉर्म में लिख दिया। और बिल्डिंग अप एक ट्रांजिटिव वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है, एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसके बाद लिखा है उसका ऑब्जेक्ट। तो क्या आना है, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड दैट आई हैव नॉट बीन नेग्लिजेंट इन डूइंग व्हाट एवर वाज नीडफुल फॉर बिल्डिंग अप देयर कैरेक्टर। डिवोटेड और केयरिंग तो बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि डिवोटेड के साथ हम टू प्रीपोजिशन लगाते हैं, यहाँ लग रहा है इन, गलत हो गया। केयरिंग के साथ हम फोर प्रीपोजिशन लगाते हैं, यहाँ लग रहा है इन, ये भी गलत हो गया। अफेक्शनेट के साथ भी अगर आप देखेंगे तो अफेक्शनेट के साथ टू या टू वर्ड्स, इस तरह के प्रीपोजिशन इस्तेमाल होते हैं जब हम यहां पर देखिए। अफेक्शनेट का मतलब क्या होता है, सोइंग अ फीलिंग ऑफ लाइकिंग और लव। तो उस फीलिंग का जो लव या लाइक की फीलिंग है किसी के लिए, उसका जो रिसिपिएंट होता है वो टू या टू वर्ड्स लगाकर लिखा जाता है। अफेक्शनेट का मतलब हो गया शोइंग अ फीलिंग ऑफ लाइकिंग और लव। तो मीनिंगफुल है यहां पर नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब होता है नॉट बीइंग केयरफुल और गिव इनफ अटेंशन टू समथिंग, दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको कुछ दिया गया है करने के लिए कि आपको ये करना है, और आप उसको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आप उस केयरफुल नहीं है उस चीज को लेकर, तो आपको क्या कहा जाएगा, नेग्लिजेंट कहा जाएगा। नेग्लिजेंट के साथ प्रीपोजिशन इन यूज होता है। नेग्लिजेंट का मतलब हो गया, एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब हो गया नॉट बीइंग केयरफुल और गिविंग enough attention to something, that is your responsibility, that is your responsibility। तो ये हो गया आपका 119वां फर्स्ट ऑप्शन। 120 की बात कर लेते हैं। क्या लिखा है, टुडे, टुडे लिखकर कॉमा से अलग कर दिया गया। सोसाइटी ब्लैंक, सोसाइटी इज लिटरली पॉइजनिंग द अर्थ विद एसिड रेन। सोसाइटी यहां पर नाउन हो गया, तो यहां पर जो भी वर्ड आना है वो एडजेक्टिव होना है सेंटेंस की स्ट्रक्चर के हिसाब से। और चार वर्ड आपको दिए गए हैं, चारों एडजेक्टिव की फॉर्म में है। कॉस्मोपॉलिटन एडजेक्टिव होता है, डेवलपिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ग्रोइंग भी जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इंडस्ट्रियलाइज। तो टुडे सोसाइटी इज लिटरली पॉइजनिंग द अर्थ विद एसिड रेन, यहाँ पर इज हो गई हेल्पिंग वर्ब, लिटरली एडवर्ब हो गया, पॉइजनिंग हो गई वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, एक्टिव फॉर्म में लिखी है, तो इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये रहा इसका ऑब्जेक्ट जिसको पॉइजन किया जा रहा है विद प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद हो गया उसका ऑब्जेक्ट एसिड रेन। देखिए एसिड रेन, एसिड रेन कब होती है, एसिड रेन की प्रोसेस को मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। पोल्यूशन की वजह से, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से, या किसी भी तरह के पोल्यूशन की वजह से, खासकर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से, नॉइज पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन नहीं होगा, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, और ये एनवायरनमेंट से चले आते हैं वाटर वेपर में, जो जिस वाटर वेपर की वजह से बारिश होनी है। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पोल्यूशन की वजह से एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं और वाटर वेपर के साथ मिल जाते हैं, ये वाटर वेपर जो इन दोनों के साथ मिला हुआ है जब बरसता है तो होती है एसिड रेन। तो ये सब किसकी वजह से होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। तो यहां पर आ जाना चाहिए था इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी, इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी। कॉस्मोपॉलिटन का क्या मतलब होता है, अच्छा वर्ड है, बता देता हूं। कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी उस सोसाइटी को कहा जाएगा जिस सोसाइटी में अलग अलग देशों के लोग, अलग अलग रीजन प्लेसेस के लोग आकर रहते हो। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन
कॉस्मोपॉलिटन का मतलब हो गया इंक्लूडिंग, CLUDING, इंक्लूडिंग मैनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस और कंट्री। जैसे कि दिल्ली को एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी कहा जा सकता है, मुंबई को एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी कहा जा सकता है, क्योंकि मुंबई में अलग अलग जगह के लोग, कोई पटना से आ गया, कोई बिहार से है, पटना बिहार एक ही बात हो गई, कोई चेन्नई से आ गया, कोई ऑस्ट्रेलिया का आके वहाँ रह रहा है, कोई न्यूजीलैंड का आके वहाँ रह रहा है। तो एक ऐसी सोसाइटी या एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसा कलेक्शन ऑफ पीपल जहाँ पर अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग देशों के लोग, अलग अलग रीजन के प्लेसेस के लोग अगर एक साथ रहते हो, उस सोसाइटी को, उस रीजन को कॉस्मोपॉलिटन कहा जा सकता है। एक ऐसा ही सिमिलर वर्ड होता है मेट्रोपॉलिटन, इसके बारे में बता देता हूँ। मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से, सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से भारत में मेट्रोपॉलिटन सिटी या मेट्रोपॉलिटन सोसाइटी उस शहर को या उस सोसाइटी को कहा जा सकता है जहां पर 40 लाख से ज्यादा लोग हों, 40 लाख या 40 लाख से ज्यादा लोग हों। ऐसी सिटी जहां पर 40 लाख से ज्यादा लोग हों उसको मेट्रोपॉलिटन कहा जाएगा सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से। और ये सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से है, किसी और देश में ये पैरामीटर, ये स्टैंडर्ड कुछ और भी हो सकता है, कम या ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो 120 का हो जाना चाहिए था फोर्थ। इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी की वजह से जो है एसिड रेन होती है, कॉस्मोपॉलिटन की वजह से नहीं, डेवलपिंग की वजह से नहीं, ग्रोइंग की वजह से नहीं। ठीक है, सही वर्ड है इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो गया। तो इसी तरह से जो है मैं बार बार आपको एक ही बात समझा रहा हूं कि जब आपके सामने कोई भी वर्ड आता है तो केवल उसके मीनिंग जानने तक ही ना रुक जाएं, एक दो उससे रिलेटेड सेंटेंस पढ़ लें। आपको पता चलेगा कि इस वर्ड के साथ क्या प्रीपोजिशन यूज होते हैं, किस कंटेक्स्ट में ये यूज किया जाता है, किस स्ट्रक्चर में इसका इस्तेमाल होता है। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।